हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग सामाजिक अध्ययन की क्लास कर रहे हैं जिसमें कि हमने बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। कल वाला जो क्लास हुआ था आपका, उसमें हमने अकबर के बारे में पढ़ा था। अकबर का फर्स्ट क्लास देखा था। हमें लग रहा है अकबर का काफ़ी ज़्यादा बड़ा मतलब कह लीजिए वीडियो, मतलब बड़ा, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है अकबर के चैप्टर में। तो उससे हम सोच रहे 3-4 वीडियो बना दें बेटा, 3 वीडियो, जिससे आप बड़े से बड़े एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सको इजीली तरीके से, क्योंकि ऐसे कंटेंट्स बहुत कम ही दिए जाते हैं, बहुत कम ही जगह आपको इस तरह फ्री कंटेंट्स मिलते होंगे, है ना। तो हम सोच रहे हैं अपने तरफ से पूरी अच्छे तरीके से एक पहले से डिसाइड, मतलब एक तरह से व्यू बना दिया जाए कि इससे बाहर आपका सुपर टेट तक ना जाए, या फिर कोई भी आप एग्जाम दें ना बीसीएस लेवल तक का, तो वहाँ पे भी आपको इसी जगह से मिले। डीएलएड क्या है, हर एक चीज़ आप फोड़ के आओगे, है ना। डीएलएड तो आप उड़ा के आओगे बेटा, इतना आपको अपने इतना स्ट्रांग बना देंगे ना, डीएलएड में 100% नंबर आएगा आपका, ठीक है। और बाकी क्लासेस, मतलब जितने भी एग्जाम्स हैं, सब में आप फोड़ के आओगे। तो आज हम इसी तरह एक चैप्टर लिए हुए हैं, जैसे कि 3 रानियों का जिक्र मिलता है। बहुत जो कह लीजिए कि पावरफुल रानियां होती हैं अकबर के समय, 3 रानियों का जिक्र मिलता है। एक दुर्गावती, एक आपने रूपमती का कल हमने चर्चा किया था, बाज बहादुर और रूपमती के बारे में, है ना, तो उसका चर्चा किया था। एक उस रानी का जिक्र मिलता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि अपना समर्पण नहीं करती है अकबर के सामने, है ना, क्योंकि अकबर एक कह लीजिए हरम दल का शिकार था, क्योंकि यह जिस भी रानी को देखता था और उसको डिमांड करने लगता था, उसकी अपने सेना भेजता था उसको लाने के लिए। अगर नहीं देता था कोई राजा महाराजा तो उसको हराता था और वहाँ से उसको मतलब बलपूर्वक लाने का इसका शौक था। और रानियों का एक हरम दल भी इसका चलता था, जिसमें 5000 प्लस रानियाँ थी, है ना। इस तरह वह उसका एक कह लीजिए कि मोटिव था कि जितनी भी रानियाँ खूबसूरत हैं उसको अपने हरम दल में शामिल कर लिया जाए, उसका उपभोग वगैरह जिस तरह भी वह करता रहता था। अब एक रानी आपको मिलती थी बेटा दुर्गावती। आज दुर्गावती के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह एक रानी है चांद बीबी, तो उनके बारे में अगर आप बोलेंगे तो एक वीडियो उनके बारे में भी आ जाएगा, काफ़ी खतरनाक वो भी किस्म की रहती हैं बेटा। समर्पण नहीं करती हैं दोनों लोग और अंत तक लड़ाई करती हैं। दुर्गावती की कहानी आप सुनने के बाद कहेंगे कि हर लड़की, मतलब कि हर जो फीमेल है ना, अपने आप को गर्व फील करती है बेटा। जैसे झांसी की रानी हो गई, दुर्गावती हो गई, चांद बीबी हो गई, तो इन सब के सामने भी बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि दिक्कतें थी, दुख बहुत ज़्यादा था इन लोग के पास। सोचिए दुर्गावती जो थी बेटा, रानी दुर्गावती, इनके पति मर जाते हैं, इनके हस्बैंड मतलब कि मर जाते हैं, डेथ हो जाता है कुछ ही समय बाद, शादी के 2-3 साल बाद। और इनके जो पिता होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद अकबर पूरा शासन, मतलब कि एक तरह से पूरा राजपाट हड़प लेता है, फिर भी ये लड़ती हैं और 2 से 3 बार हराते भी हैं अकबर को। अकबर का दिमाग चक्कर खा जाता है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, आखिर क्या हो रहा है, एक औरत से हम हार जा रहे हैं। इस तरह बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अकबर सोचता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। लास्ट में जब रानी के पास कुछ नहीं बचता है बेटा, एक फीमेल है, सारी सेना जब मारी जाएगी तो अकेले आदमी क्या कितना चना फोड़ेगा, है ना, कितना चना फोड़ेगा। और लास्ट में अपने आप को खंजर से मार लेती हैं खुद और अपना बलिदान दे देती हैं, ठीक है ना। इनका जो डेथ हुआ था 24 जून 1564 को हुआ था, है ना। उसी दिन बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। तो बेटा ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें इतिहास के पन्नों में बहुत कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि इतिहास पता नहीं क्यों हमसे ना अच्छे लोगों को छुपा के रखता है कि इसके बारे में अगर पढ़ लेंगे ना तो हम ऐसे ही बन जाएंगे, या फिर क्योंकि अकबर का देखेंगे भर के पूरा पड़ा हुआ है ना। अकबर 1542 में जन्म हुआ था उसका, और जो इनका जन्म हुआ था रानी दुर्गावती का 1524 में हुआ था। अभी हम बताएंगे सारी चीज़ें, बस 24 जो है उसी को पलट दीजिए तो अकबर का आ जाएगा। और इनका 5 अक्टूबर को हुआ था, रानी का 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। और जो अकबर का हुआ था बेटा ना, अकबर का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर, मतलब 5 के आगे 1 लगा देंगे आप तो 15 अक्टूबर हो जाएगा। बहुत इसी तरीके से आपको डेट भी याद करवा देंगे हम। 5 अक्टूबर 1524, अब जो 24 है ना उसको पलट दीजिए, 4 को आगे और 2 को पीछे कर दीजिए तो 1542, इधर 15 बना दीजिए। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है ना। ये बातें हम कल चर्चा किए थे। आज हम केवल और केवल दुर्गावती जी के बारे में देखेंगे और इनसे संघर्ष देखेंगे, कैसे अकबर इनसे हारता है। बहुत मजा लेकर पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पिछले क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए। अगर कुछ सुझाव हो अपना तो सुझाव भी दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम उसको जरूर फॉलो करेंगे। इससे पहले 2 हम आपको ट्रिक देते हैं, क्योंकि हमने मोटिव बनाया है अपना कि 2 ट्रिक आपको डेली देंगे इतिहास से रिलेटेड। 2 ट्रिक देंगे जो आपके अनेकों एग्जाम में काम देगा, है ना। देखिए पहला ट्रिक देते हैं तराइन के युद्ध का। तराइन के युद्ध का ट्रिक आप लिख लें, पृथ्वी तराई में गोरी है, पृथ्वी तराई में गोरी। एक ट्रिक है बेटा, आप लिख लीजिए, पृथ्वी तराई में गोरी है, तो इस तरह अगर आप लिख लेंगे ना, ये ट्रिक है आपका। अब देखिए पृथ्वी सिंह चौहान मतलब पृथ्वीराज सिंह और
तराई का युद्ध, तराइन मतलब तराई का मतलब तराइन, और गोरी से बेटा, गोरी से मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी इसमें हारता है। अभी हम पढ़ाएंगे ना, मोहम्मद गौरी सिर्फ एक बार हारता है ना। किस राजा से हारता है उसको भी हम बताने वाले हैं आपको। तो ये पृथ्वीराज सिंह के साथ तराइन का युद्ध होता है, दो मोहम्मद गौरी के साथ। पहले वाले में 1191 में होता है और दूसरा वाला 1192 में होता है। जो 1191 वाला होता है बेटा वो मोहम्मद गौरी जीत जाता है, और 1192 वाला 1191 वाला बेटा पृथ्वीराज सिंह जीतता है ना, और 1192 वाला मोहम्मद गौरी जीत जाता है। पहले वाले में पृथ्वीराज सिंह जीतता है और दूसरे वाले में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज सिंह को मार देता है जान से। एक तो ये ट्रिक थी, इसको आप लिख लेंगे। एक ट्रिक है बेटा, आपको बता रहे हैं, एक ट्रिक है आपका, एक ट्रिक आप और लिख लें, है ना। कर बढ़ा मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या क्या काम हुआ, उसकी एक ट्रिक है, बहुतों बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप ट्रिक लिख लीजिए इसको, आप अनेकों एग्जाम में सफलता प्राप्त कर लेंगे, है ना। लिखिए, कर बढ़ा, कर बढ़ा दोआब, कर बढ़ा दोआब, कर बढ़ा दोआब में, कर बढ़ा दोआब में राज देवगिरी ले जाए, राज देवगिरी ले जाए, ले जाए, ले जाए। संकेतों की मुद्रा चलाकर, संकेतों की मुद्रा चलाकर, मुद्रा चलाकर। ये बड़ी ट्रिक नहीं बेटा, आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे ना, कन्फ्यूजन बिल्कुल दिमाग से हट जाएगा। 1-2 बार वीडियो को पॉज करिए, 2-3 बार बोल लीजिए, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, 2-3 मिनट बाद बोल लीजिए, आपको याद हो जाएगा। संकेतों की मुद्रा चलाकर खुरासान, खुरासान चला जाए, खुरासान चला जाए। कहाँ पे? खुरासान, खुरासान चला जाए। क्योंकि इतिहास के कुछ ऐसे वर्ड है बेटा ना कि हमें रटना ही पड़ता है, नहीं याद होता है। हम जानते हैं ना, उस कंडीशन से गुजरे हुए हैं बेटा, नहीं याद होता है, हमें पता है। तो उसको जब आप 10 बार, 3 बार, मतलब 10-15 बार रिवीजन जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक याद ही नहीं होता है, पता नहीं क्यों, है ना। अब देखिए यह चीज़ है, आपको जो ट्रिक दिया गया है, मोहम्मद गौरी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक होता है बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ जितने कार्य हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए पहला चीज़ है, दोआब में अकाल के दौरान जो हुआ था, दोआब अकाल के दौरान बढ़ा दिया गया था। तो बस याद रखेंगे, दोआब जो बढ़ाया गया था अकाल के दौरान, वो किसके समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था, पहली घटना। और जो दूसरी घटना है बेटा, दूसरी है राजधानी को देवगिरी से, राजधानी को देवगिरी से दौलताबाद ले जाए। कहाँ ले जाए? राज देवगिरी ले जाए, राज देवगिरी ले जाए। जो राजधानी है ना, वो दौलताबाद से देवगिरी ले गया था, यही ले गया था। पूछा जाता है तुगलक वंश में या फिर दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक है जो अपनी राजधानी दौलताबाद से देवगिरी ले गया था? तो बता देंगे यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। इस तरह याद कर लेंगे। इसके बाद चौथा चीज़ है बेटा, संकेतों की मुद्रा सबसे पहले किस शासन में चला था? तो दिल्ली सल्तनत में चला था संकेतों की सबसे पहली मुद्रा, आप इसे याद रखेंगे, है ना। और किसके समय चला था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अब एक खुरासान चला है, यह क्या है बेटा? खुरासान एक अभियान है बेटा, पूछा जाता है खुरासान एक अभियान है, किसके द्वारा किया गया है? दिल्ली सल्तनत में किस राजा के द्वारा किया गया है? तो बता देंगे तुगलक, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। बस अब हम चलते हैं कर्णावती के बारे में पढ़ते हैं धुआंधार तरीके से। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर शांति तरीके से सुनिएगा और आशा करते हैं 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, है ना, 100% परफेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बेटा, जो दुर्गावती थी ना, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था प्रसिद्ध राजपूत घराने में। चंदेल शासक थे इनके पिताजी, कीरत राय के साथ, मतलब कीरत राय के घर हुआ था। कीरत राय, कीरत राय बेटा, ये राजपूत घराने की थी। 1 मिनट रुकिएगा बेटा, 1 मिनट। दरअसल क्या है बेटा ना, घर में 2 छोटे बच्चे हैं और दीदी के और भैया के, जिससे कि सब शोर मचा देते हैं ना, तो हमको डर लगता है कभी कॉपीराइट ना ले ले, तो इसमें से हमने रोक दिया था वीडियो थोड़ी देर के लिए। अब देखिए, जो जन्म हुआ था बेटा दुर्गावती जी का, जो जन्म हुआ था वो कीरत राय के घर हुआ था। कीरत राय एक साहसी राजा थे बेटा, साहसी राजा थे। कहाँ के थे? ये चंदेल शासक थे बेटा, इतना याद रखिएगा, ये चंदेल शासक थे। चंदेल शासक के घर हुआ था दुर्गावती का जन्म। और दुर्गावती का जो जन्म हुआ था बेटा कब हुआ था? तो बता देंगे 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। 5 अक्टूबर 1524 को दुर्गावती जी का जन्म हुआ था। और अगर यहाँ पे 1 लगा देना, 1 15 अक्टूबर बन जाएगा, और इसको 4 और 2 को हम लोग क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। तो उस समय अगर 4-2 को चेंज कर देते हैं तो अकबर का जो जन्म हुआ था 1542 में, 15 अक्टूबर के दिन हुआ था। इस तरह आप ट्रिक से याद कर सकते हैं इसे। अब देखिए, जो एक महोबा गांव था, महोबा के अंदर एक बुंदेलखंड, आपने सुना होगा बुंदेलखंड वाला इलाका, जो आपका गुजरात वाला इलाका सारा आ जाता है ना,
ये पूरा बुंदेलखंड वाला इलाका होता है बेटा, है ना। तो बुंदेलखंड वाले इलाके में बेटा इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था तो बता देंगे, महोबा, महोबा के अंदर, महोबा के अंदर, महोबा के अंदर बेटा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के अंदर एक कलिजे के कलिंजर का किला था, कलिंजर का किला। उसी जगह के इनके पिताजी क्या रहते हैं, राजा रहते हैं, कलिंजर के किले के राजा रहते हैं बेटा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, कलिंजर आप बहुत बार सुने होंगे, हमने जिक्र बहुत बार किया है कलिंजर का। तो कलिंजर का किला है, वहीं के इनके पिताजी जो दुर्गावती जी के, रानी दुर्गावती का जो पिताजी हैं वह यहाँ के राजा रहते हैं। और महोबा जगह है, महोबा बुंदेलखंड वाले इलाके में पड़ता है, ये बात आपको पता होगा। अब एक कलिंजर के राजा विद्याधर जी, एक कलिंजर के राजा होते हैं बेटा विद्याधर जी, वह महमूद गजनवी को, पूछा जाता है आपसे कि महमूद गजनवी को कौन हराया। अभी तक तो किसने नहीं हराया था, किसी ने भी नहीं, लेकिन एक राजा होते हैं महोबा के, महोबा के राजा होते हैं, महोबा के कलिंजर के एक राजा होते हैं, इनका नाम होता है विद्याधर, गुजरात वाले इलाके में पड़ता है बेटा, है ना। तो वहाँ पे एक राजा होते हैं विद्याधर, क्या नाम होता है, विद्याधर। इन्होंने पटक पटक के इतना मारा था ना महमूद गजनवी को कि बेचारा हार कर भागा था, छोड़ छाड़ के भागा था। इतना मारे थे यार विद्याधर जी कि वह भूल गया था भारत में आना। तो पूछा जाता है यही आपसे कि किसके द्वारा, जो आपका महमूद गजनवी है बेटा, किसके द्वारा धूल चटाया गया था इसे, कौन ऐसे राजा थे भारत में जो उसको धूल चटाए थे। तो बता देंगे आप विद्याधर जी, क्योंकि एक वह इतना ज़्यादा बच्चा साहसी था ना महमूद गजनवी, उसको हराने वाला कोई पैदा ही नहीं था। पहली बात है, जिसको आता था उसको मारता था, पीटता था, काटता था और निकल जाता था अपने रास्ते। हराने वाला कोई नहीं था, मतलब कोई था ही नहीं हराने वाला। विद्याधर जी उसको हराते हैं। यही बात आपसे पूछ लिया जाता है, महमूद गजनवी को हराने वाला कौन सा ऐसा राजा था, तो आप बता देंगे विद्याधर जी थे। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब उस कलिंजर के किले की तरफ बेटा, जो कलिंजर के किले की सबसे महान रानी उभर रही थी, जिनका नाम था रानी दुर्गावती बेटा, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। यह क्या थी, कलिंजर की कलिजे बिल्कुल तेज, इनके कलिंजर की एक ऐसी साहसी थी बेटा, इनके आंख में तेज, मतलब चेहरे पर बिल्कुल तेज दिखता था और साहस थी। साहस जिसे बोला जाता था, कोई भी अगर खतरनाक काम करना हो गांव में ना, तो जो बच्चे होते हैं कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो उनका नाम रख दिया जाता है गांव में, बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं। या फिर कुछ बच्चे होते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा कलिजे की शरारत करते हैं, मारते पीटते हैं। अगर वो एक दिन ना भी मारे ना, अगर उसको चोट लग जाए किसी दूसरे को, तो नाम उसी के अंदर जाएगा। अगर वहाँ पे खड़ा है ना, जो दुष्ट थोड़ा टाइप में है, थोड़ा सा बदमाश टाइप में है लड़का ना, बदमाश नहीं, वह कह लीजिए कि थोड़ा सा चटपटा होता है, वो मतलब कूदने फादने की उसकी आदत हो जाती है धीरे धीरे बचपन में, ठीक है। वो थोड़ा सा तेज दिमाग का होता है, खुरापाती दिमाग का होता है। तो अगर वह कुछ भी गलती भी नहीं किया रहेगा घर में ना या फिर गाँव में, तो लोग उसी को कहेंगे जरूर यही मारा होगा इसे, जरूर यही मारा, क्योंकि वहाँ पे वो था, इस वजह से उसकी गलती लोग देते हैं, है ना। उसी तरह एक तरह से खुरापाती दिमाग की कलेजी और साहसी दिमाग की कलेजी बेटा रानी दुर्गावती भी थी। बहुत खतरनाक दिमाग की थी और साहस और सुंदरता तो इनका झलक रहा था काफ़ी, है ना, जिससे कि इनके गांव के लोग इनको देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते थे और इनके साथ बातें करना, व्यवहार करना, मतलब कि इन कोई भी कुछ भी घटना होती थी तो इनको बुलाया जाता था बेटा, है ना, कि आप आइए, और इसको सॉल्व हो जाती थी और बच्चों के झुंड में अपना सॉल्व करती थी और बच्चे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ करते थे इनसे, है ना। महोबा के राठ गांव में, यह भी याद रखेंगे कि इनका नाम दुर्गावती अच्छा क्यों पड़ा, यह बताइए। तो याद रखेंगे दुर्गा अष्टमी के दिन, मतलब कि महोबा के, लिखिएगा महोबा के राठ, राठ बेटा, राठ गांव में दुर्गा अष्टमी के दिन 1524 को इनका जन्म हुआ था। 1524 को इनका जन्म हुआ था बेटा, दुर्गा अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था, इस वजह से इनका नाम रानी दुर्गावती रख दिया जाता है ना। और रानी दुर्गावती जो होती है बेटा, बिल्कुल दुर्गा जी की तरह साहस पराक्रम से भरी हुई होती हैं, भरपूर होती हैं। मतलब कि इनके अंदर थोड़ा सा भय रहता भी नहीं था कि हम इस काम को और करेंगे इससे मुझे हार मिलेगी। और इनसे लड़कियों को कुछ सीखना चाहिए, जो गर्ल्स हैं हमारे चैनल पर या फिर पूरे भारत में जितने भी गर्ल्स हैं, उनको इनसे सीखना चाहिए बेटा। किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बिल्कुल इतना तेज बना लेना है ना, तो मतलब कि हर चीज़ को नाकाम कर देना है। छोटे मोटे एग्जाम की क्या बात है, या फिर जो घटनाएं घटती रहती हैं ना, आप लोग देखते होंगे, तो उन सबसे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अपने तरफ एक अंदर साहस लाइए, बस सबको फोड़ डालेंगे आप, ठीक है ना। आपके देखिए, जो लड़कियां होती हैं, अगर किसी देश में लड़कियों की इज्जत होती है, साहसी होती है ना, तो उस देश का जो भव्य तरीका होता है बहुत तरीके से बदलता है, अच्छे तरीके से नजर आता है, झलकता है। हाँ,
अच्छे हैं, मतलब यह देश अच्छा है काफ़ी। जैसे कि अगर यूरोप की आप कंट्री की बात करेंगे ना, यूरोप की कंट्री की जितने भी कंट्री हैं यूरोप में, सब बिल्कुल शानदार तरीके से बेटा वहाँ पे जो कह लीजिए लिंगानुपात है, वहाँ पे जो सेक्स रेशियो है, मतलब कि सेक्स रेशियो कहिए या फिर लिंगानुपात कहिए, और यहाँ वहाँ पे कहिए बेटा कि जो साक्षरता दर है गर्ल्स का काफ़ी ज़्यादा ऊँचा है, काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बेहतरीन है ना। लेकिन अगर भारत का देखा जाए तो मिला जुला का 73% है। उसमें अगर 2011 की जनगणना की बात कर लें तो लगभग 67 के आसपास, 66 या फिर 67 के आसपास लड़कियों का है। वैसे अब बढ़ेगा, अब जो जनगणना होगा 2021 में ना, उसमें जाहिर सी बात है बढ़ने वाला है। इनका जन्म हुआ था महोबा में और दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए इनको दुर्गावती के नाम से जाना गया बेटा। यह बात आपको क्लियर है। अब देखिए, एक तेज और शौर्य सुंदरता से भरपूर थी। इनके पिताजी यह नहीं चाहते थे कि अभी ज़्यादा दिन तक इस तरह की हरकतें करें, इनकी शादी कर देते हैं किसी अच्छे तरीके से राजपूत घराने को देखकर, जहाँ के राजकुमार हों, काफ़ी बेहतर हों और अच्छे तरीके से पराक्रम हो उनके अंतर्गत, तो उनको देखकर हम एक तरह से इनकी शादी कर देते हैं। लेकिन रानी दुर्गावती प्यार करने लगी थी। रानी दुर्गावती को किसी से प्यार हो गया था बेटा। जो जिससे प्यार हुआ था उनका नाम था दलपति शाह। दलपति शाह बेटा एक तरह से गोंडवाना, जो गोंडवाना लैंड है ना, गोंडवाना मतलब समझ रहे हैं, महाराष्ट्र वाला इलाका, ठीक है, महाराष्ट्र वाला इलाका। और ये जो रानी थी, रानी बुंदेलखंड वाले इलाके से थी, जो यूपी वगैरह वाला आता है, यूपी, बिहार, गुजरात, ये सब इलाका, ये बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता था। और जो गोंडवाना है ना, वो महाराष्ट्र वाला, नीचे वाला महाराष्ट्र हो गया, नीचे केरल हो गया, ये सब गोंडवाना लैंड का पार्ट है हमारा, जो कि नीचे से अफ्रीका से टूट कर आया हुआ है ना। ये कभी हम बताएंगे आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। तो महोबा के राठ से ये बिलोंग करती थी बेटा। और इनकी इतनी तेज देखकर इनके पिताजी तेजी से हो जाते थे कभी कभी कि इनकी शादी हमें कर देनी चाहिए। और लास्ट में इनकी जब वर ढूंढने लगते हैं तो बाद में पता चलता है उनके पिताजी को ये किसी से प्यार करती हैं। वो कोई और नहीं था बेटा, बहुत पराक्रम राजा थे, है ना, दलपति शाह उनका नाम था। क्या नाम था? दलपति शाह। दलपति शाह। यह गोंडवाना जो पाठ था, गोंडवाना जो वहाँ के राजकुमार थे बेटा, और यह रानी से बहुत ज़्यादा उत्तेजित, मतलब प्रेरित होते थे। रानी से कुछ सीखते थे, ठीक है, रानी से बहुत कुछ सीखते थे। और उनको ये मतलब कि यह हमेशा प्रेशर करते थे कि आप मेरी ही बनेंगे। मतलब कि हमेशा मिलना जुलना रहता था। इस तरह कह लीजिए, घोड़े पे जब कभी चौगान खेलने जाते थे तो रानी को लेके जाते थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें वो रानी के साथ किया करते थे। मतलब उनके बिना इनका कह लीजिए कि जब न देखे ना तो हालत खराब हो जाती थी, इस कदर इनका हो गया था। तो यह ठान लेते हैं, जब इनको पता चलता है कि रानी की शादी होने वाली है तो ये बौखला जाते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं कि आप चलिए वहाँ पे मेरे लिए बात करिए। बाद में आते हैं इनके पिताजी इनके साथ और ये भी आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन उनके पिताजी जो होते हैं बेटा, तीरथ सिंह नहीं मानते हैं। तीरथ सिंह नहीं मानते हैं, कीरत, तीरथ नहीं बेटा, कीरत, कीरत जो रानी के पिता होते हैं, कीरत राय, कीरत सिंह, ये नहीं मानते हैं। जब नहीं मानते हैं तो इनको गुस्सा आता है दलपत शाह को और ये कहते हैं अब तो हम युद्ध छेड़ेंगे। और रानी दुर्गावती भी हंसने लगती हैं, युद्ध छेड़ दीजिए। अब फिर क्या होता है, दोनों लोग में लड़ाई होती है। दलपति शाह जीत जाते हैं और कीरत राय हार जाते हैं। अब कीरत राय जब हार जाते हैं, दलपति शाह जीतते हैं, तो जाहिर सी बात है शादी होगा। अब शादी होने के बाद दोनों, जब रानी दुर्गावती घर आ जाती हैं बेटा, तो कुछ दिन बाद, अब ऐसा नहीं है कि दोनों लोग में मतलब इनके पिताजी बस ये देखना चाहते थे क्या यह पराक्रम है, अगर पराक्रमी हैं हमसे ज़्यादा तभी हमारी बेटी को वो संभाल सकते हैं। हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी खुश रहे जहाँ जाए। तो बस वही पहले के राजा महाराजा करते थे, अपनी बेटी को एक अच्छे इंसान के हाथ में देते थे, है ना, जिससे इनको जब पता चल जाता है हाँ ये दलपति साहब हमारे बेटी को संभाल सकते हैं, तब दुर्गावती शादी कराते हैं इनको और ये अपना आ जाती हैं घर पे। तो कुछ दिन बाद एक शोक का माहौल बन जाता है बेटा, जब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इनके पिताजी की मृत्यु होने के बाद अकबर जो है एंट्री मारता है बेटा। अकबर जो है ना, अकबर क्या काम करता है, जो भी ऊपर वाला इलाका होता है, मतलब इनके पिताजी वाला इलाका होता है, जो बुंदेलखंड वाला इलाका होता है, महोबा वाला इलाका होता है, उसको हड़प लेता है। और पूरे एक साल बाद दुर्गावती जी को एक पुत्र होता है। देखिए, दुर्गावती जी को, दुर्गावती महारानी, रानी दुर्गावती को एक साल बाद एक पुत्र होता है। उस पुत्र का क्या नाम होता है बेटा? उस पुत्र का नाम होता है वीर नारायण। जब वीर नारायण 3 साल का हो जाता है ना, 3 साल का जब हो जाता है तो एक दुख घड़ी और आती है और रानी को बिल्कुल हिला के रख देता है अंदर से, मतलब टूट जाती है रानी। दलपति शाह का भी मृत्यु हो जाता है बेटा। जो दलपति शाह इनके पति होते हैं ना, अभी तो पिता का मृत्यु हुआ था कीरत राय का, अब दलपति शाह का भी मृत्यु हो जाता है बेटा। दलपति शाह जो बुंदेलखंड वाले इलाका के कह लीजिए, बुंदेलखंड नहीं बेटा, जो नीचे गोंडवाना लैंड के राजा थे, है ना, दलपति शाह। बुंदेलखंड वाले इलाका के तो इनके पिताजी रहते हैं कीरत राय, जो अब हड़प चुका, मतलब हड़पा गया था।
इसके अंडर आ गया था अकबर के हाथ में, क्योंकि अकबर ये नहीं चाहता था कि दिल्ली सल्तनत के हम राजा हैं, दिल्ली के राजा हैं और हमारे रहते हुए कोई मतलब कि उभरे, कोई राजा के तौर पे उभरे। वो हमेशा उस ताक में बैठा था और रानी की जैसे ही शादी होती है इनके पिताजी की मृत्यु के बाद वह पूरा का पूरा क्षेत्र हड़प लेता है ना। अब इसी तरह कुछ समय बाद 3 साल बाद मतलब 1 साल बाद इनका पुत्र होता है वीर नारायण। वीर नारायण वयस्क नहीं था, मतलब कि कलेजे की बच्चा था, अभी 18 साल का नहीं हुआ था, वयस्क था बेटा, है ना। अब वयस्क मतलब क्या हो गया बेटा, हम तो भूल गए। वयस्क मतलब बच्चा ही होता है ना, मतलब बच्चा था, इतना समझ लीजिए, मतलब कि वयस्क नहीं था, बच्चा था। अब वो बच्चा था बेटा क्योंकि इसको गद्दी पे तो बैठाया नहीं जा सकता था और इनके यहाँ पे दलपति शाह की मृत्यु भी हो चुकी थी। अब रानी का दिमाग काम नहीं कर रहा था बेटा, बिल्कुल टूट चुकी थी। रानी क्या काम करती हैं, वीर नारायण को गद्दी पे बैठाती हैं, उनके संरक्षिका संरक्षिका के तौर पर अपने बन जाती हैं रानी, है ना। अब हमेशा जो भी कार्यभार होता था वह रानी करती थी और राजा के रूप में आपके वीर नारायण शाह बैठे रहते थे। अब यह बात अकबर को पता चलता है। अब अकबर आता है बेटा, देखिए अकबर आता है। अब अकबर क्या काम करता है, अकबर को जो पता चलता है कि यहाँ के राजा भी मर चुके हैं और खूबसूरत रानी भी है दुर्गावती और काफ़ी तेज है, उसमें काफ़ी साहस है, क्यों नहीं इसे हम अपने हरम दल में शामिल कर लें और इसके साथ भी उपभोग कर लें, है ना? ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रहा था। तब तो कोई अपने सूबेदार को, अपने सूबेदार बेटा, उसके सूबेदार का क्या नाम था, भले ये देख लीजिए, रानी की एक मंत्री थे, रानी के मंत्री का क्या नाम था बेटा, आधार सिंह। आपको यह पूछा जाता है कभी कि रानी के मंत्री का क्या नाम था, तो बताएंगे आधार सिंह नाम था। आधार सिंह रानी के मंत्री का नाम था, जो रानी दुर्गावती थी उनके मंत्री का नाम क्या था, आधार सिंह था बेटा, ठीक है। और यह बात आधार सिंह, यह याद कर लीजिए। अब देखिए एक चीज और देख लीजिए, फिर वहां पे चलते हैं। जो अबुल फजल का नाम आप सुने होंगे, जो अकबर के दरबार में अबुल फजल मतलब 9 रत्नों में से एक अबुल फजल था, जो इतिहासकार था, वह एक रचना संरचना के तौर पर रचना किया था, उसने अपने बुक में लिखा हुआ था रानी दुर्गावती कितनी उत्तेजित थी, मतलब कितना तेज था उनके अंदर, कितनी साहस थी, कितना पराक्रम था। अगर आपसे पूछा जाए कि रानी दुर्गावती के बारे में कहाँ से पता चलता है, किस इतिहासकार से पता चलता है, तो बताएंगे अबुल फजल, जो कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था बेटा, है ना, वहां से पता चलता है। फिर इतिहासकार था, कर लीजिए अकबर के दरबार का इतिहासकार अबुल फजल था, जिन्होंने अकबरनामा भी शायद लिखा था अबुल फजल ना, तो वही अबुल फजल है जो रानी दुर्गावती के बारे में लिखा हुआ था काफ़ी चीज़ें। तो उससे हमको यह पता चलता है कि रानी दुर्गावती काफ़ी ज़्यादा प्रशंसनीय थी बेटा। इनके क्षेत्र में, इनके जहाँ पे यह शासन करती थी, इतना समझ लीजिए, जब जहाँ पे यह शासन करती थी बेटा ना, इनके राज्य में जो प्रजा रहती थी बहुत खुश होती थी और इनको टैक्स मांगना नहीं पड़ता था। वो अपने आप इतना ज़्यादा वो लोग कह लीजिए कि भरपूर थे, पैसे रुपए से, हीरा जवाहरात से। वह घोड़ा वगैरह, मतलब घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, वह दान करते थे रानी को। कोई तो टैक्स नहीं देता है, वो सब क्या करते थे, उनकी प्रजा उनको घोड़ा, हाथी, जवाहरात, हीरा, मतलब हर चीज़ दान करते थे। इससे रानी के घर में, रानी के पास 1400 घोड़ा हाथी हो गया था। कितना? 1400 1400 घोड़े हाथियों का ढेर लग चुका था। अब रानी दुर्गावती को कोई कमी नहीं थी, आराम से वो अपना शासन कर रही थी। और इसी बीच अकबर को पता चलता है कि एक स्वतंत्र राजा के तौर पे, स्वतंत्र राज्य के तौर पे, जो बुंदेलखंड है ना, तो अंदर हो ही गया था। बुंदेलखंड के बाद एक बच गया, जब यहाँ के इनके दलपति शाह मर जाते हैं तो एक क्षेत्र बचता है बेटा, उसका नाम क्या होता है, गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड एक स्वतंत्र राज्य हो गया। अब इसको हड़पना चाहता था अकबर। अकबर आता है और अपने एक सूबेदार को भेजता है। उस सूबेदार का नाम क्या होता है बेटा, आप बताएंगे उस सूबेदार का क्या नाम होता है? इतिहासकार का नाम याद रखेंगे आप, अबुल फजल। और रानी के मंत्री का नाम भी याद रखेंगे बेटा, क्या नाम था उनका? आधार सिंह, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखेंगे। इसके बाद वो अपने सूबेदार को भेजता है। अभी सूबेदार का देखिए नाम क्या था बेटा, एक मिनट। उस सूबेदार का नाम था, वो अपने सूबेदार को भेजता है। देखिए नाम नहीं याद आ रहा है हमको सूबेदार का, एक मिनट, चलिए एक अभी याद कर लीजिए, अभी बता देते हैं बीच में आपको। वो अपने सूबेदार को भेजता है रानी के यहाँ कि जाइए और उससे कुछ बात करिए भैया। इसमें पहले एक बात आपको और बता दें, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको बेटा बाज बहादुर और रानी रूपमती के बारे में। जो बाज बहादुर होता है बेटा ना, वो रानी रूपमती से मतलब सोचता है कि अभी तो ये आज़ाद हो चुका है, जो हमारा गोंडवाना वाला पोर्शन है बिल्कुल आज़ाद है। अब वहाँ का कोई राजा वगैरह है ही नहीं, रानी आराम से अपना, मतलब रानी है, क्या कर सकती है हमारा, एक औरत क्या बिगाड़ सकती है हमारा। वो वही बाज बहादुर जिसको अकबर ने दौड़ाया था मारने के लिए, वो पानी में भाग गया था बेटा। उसकी एक आशिका थी, उसका नाम रहता है रूपमती। रूपमती को वह चाहने लगता है अकबर। उसको हरमदल में अपने लाने के लिए एक तरह से कह लीजिए वह क्या करती है, अपने आप को मतलब अपने आप को समर्पित नहीं करती है अकबर को। तो अकबर उसे ज़बरदस्ती उठा लाता है और वहाँ से उसका हॉस्पिटलाइज करता है, उसका कह लीजिए कि उसको
मतलब कि एक तरह से उसका उपचार वगैरह करवाता है, तब तक यह जब सही होती है और अपने ही अंगूठी को चाट कर मर जाती है, यह जानकर कि अब हम अकबर के पास जाएंगे जब बच जाएंगे तो। इस तरह इधर यह मर जाती है, उधर जो आता है बेटा आपका बाज बहादुर, वो भी आता है, वो भी मर जाता है। लेकिन यही बाज बहादुर था बेटा 2-3 साल पहले, अकबर के पहले, जब दुर्गावती को देख लेता अकेला है, तो यही बाज बहादुर अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए दुर्गावती जी पे चढ़ाई करता है। और दुर्गावती जी क्या, दुर्गावती जो रानी दुर्गावती होती है बहुत साहसी होती है बेटा, वह बोलने से सुनने से लेडीज थी, फीमेल थी, लेकिन इतना पटक के इसको मारी ना, इसको भागने का रास्ता नहीं मिला। एक बार तो चला जाता है, फिर दोबारा आता है। तो आपसे ये चीज़ पूछ लिया जाता है कि जो रानी दुर्गावती पर जो आपका यह था बेटा, जो आपका बाज बहादुर था, कितनी बार आक्रमण किया है, कितनी बार चढ़ाई किया है, तो आप बताएंगे 2 बार। पहली बार हारता है, दूसरी बार हार जाता है ना, तो भोग विलासी बन जाता है, नाचने गाने में मगन हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वही अकबर वाला कहानी वहाँ शुरू हो जाता है। अकबर आता है, इसकी जो आशिका होती है इसको उठाने की बात करता है, ये भागता है, फिर दोनों की उसकी बात मृत्यु हो जाती है, दोनों का मृत्यु हो जाता है, फिर दोनों का टॉम्ब अकबर बनवाता है ना। तो ये सारी घटनाएं थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए लोग बोलते हैं ना कि जो रानी थी, रानी बेटा गोंडवाना की, इस समय उनके पास पूरा, क्योंकि दलपत शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो गोंडवाना का पूरा इलाका उनके पास आ जाता है, वो एक तरह से पावरफुल थी। तो जब यह बात अकबर के दिमाग में खटकने लगता है, अब गोंडवाना कैसे वह फ्री हो सकता है, कैसे फ्री हो सकता है, वहाँ पे कोई राजा नहीं है, कोई कुछ मतलब कि चलाने वाला जब कोई नहीं है, तो अब हम काम करते हैं अपने सूबेदार, हाँ सूबेदार का नाम याद आ गया, आसफ खान नाम था। क्या नाम था? आसफ खान, आसफ खान नाम था, आप लिख लीजिए इसे, आसफ खान नाम था। ठीक है, आसफ खां को भेजता है भैया जाओ रानी दुर्गावती को समझाओ और उसको हड़प के हमें दिला दो। लेकिन अगर बताइए अकबर महान होता तो यह काम करता? अकबर महान क्यों था? क्योंकि रानी मतलब रानी को भोग करना चाहता था, अपने हरमदल में लाना चाहता था। क्योंकि हर राजा की एक इच्छा होती थी बेटा कि जो पराक्रम है, जो पराक्रमी है, जो जो साहसी रानी है, उसको अपने पास लाया जाए, है ना, और उसको अपने हरमदल में शामिल कर लेता था अकबर। शामिल करने के बाद जो भी बात होती थी आगे, और उसको मतलब कि एक तरह से अपना रानी के तौर पे उसको बना के रखता था। वही काम यह दुर्गावती जी के साथ भी करना चाहता था, रानी दुर्गावती जी के साथ। लेकिन बाद में क्या होता है बेटा, रानी दुर्गावती कमजोर थोड़े थी। इनका जो मंत्री रहते हैं रानी दुर्गावती के मंत्री का क्या नाम था? आधार सिंह। आधार सिंह, आधार सिंह बेटा, यह डर जाता है। यह डर जाता है, कब डर जाता है? जब अकबर आसफ खां को भेजता है जाओ रानी को उठा के लेके आओ। तो आधार सिंह रानी को समझाता है, रानी को समझाता है कि रानी जी आप समर्पण कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए किसके सामने? अकबर के सामने। ठीक है, अकबर का जो कह लीजिए कि आसफ खां जो उसका सूबेदार था। तो रानी क्या बोलती हैं, एक बात कहती हैं कि एक छोटे से हम सूबेदार के सामने अपने आप को समर्पण कर दें? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एक छोटे से सूबेदार के सामने अपने आप को समर्पण कर दें। इतना सुनते ही उनके सेना में एक जोश आ गया कि जब एक महिला इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, इतना ज़्यादा मोटिवेट हो सकती है, इतना ज़्यादा साहसी हो सकती है, तो हम तो आदमी हैं खैर, और हम तो रानी के सेवक हैं, हम भी तैयार रहेंगे। बस क्या काम करता है बेटा, आधार सिंह तैयार हो जाता है। फिर आधार सिंह के अंतर्गत एक अलग से जोश आ जाता है, एक अलग सी मतलब कि उत्तेजना आ जाती है कि हम किसी तरह काटेंगे पीटेंगे। बस क्या काम होता है, रानी जी अपने घोड़े पे बैठती हैं और निकल जाती हैं, सारे सेना उनके पीछे पीछे। इसके बाद रानी इतना तहलका मचाती है बेटा, आसफ खां को भागने का जगह ही नहीं मिलता, इतना काट पीट करती हैं, गाजर मूलियों की तरह काटना पीटना, हर तरह से छाटना शुरू हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो जो बल्लाल देव था, भल्लाल देव वाला कहानी आपने सुना होगा, जो बाहुबली की कहानी। भल्लाल देव एक ऐसे रहता था ना, चक्कू की नुमा ऐसे काटते हुए जाता था, ऐसे 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 रहता था, जिसको वो चलाता था तो काटते हुए चला जाता था, ऐसे रहता, वो घुमाता था और काटते हुए चला जाता था, है ना। और जो आपके यह थे बाहुबली, महेंद्र सिंह बाहुबली, वो क्या काम करता था, गोले को उठाता था और फेंकता था, है ना। तो जो माहिष्मती माता थी उनकी, तो यही बोलती थी ना कि जो अच्छे तरीके से सेना को मारेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेना को मारेगा, हम उसी को राजा बनाएंगे, चाहे भल्लाल देव हो, चाहे आपके महेंद्र सिंह बाहुबली हो, है ना। तो बाद में क्या होता है कि एक जब दोनों लोग जीत जाते हैं, दोनों लोग जीत के आते हैं, लेकिन एक राजा के अंदर वो अलग से क्वालिटी होनी चाहिए कि प्रजा को भी बचाए और मतलब कि अपना काम अपने मुकाम तक भी पहुंच जाए, मतलब कि दुश्मनों को भी सत्यानाश करे और अपना प्रजा भी सुरक्षित कर दे। तो आपने देखा होगा एक सीन था, जब जो अमरेंद्र क्या नाम था, जितेंद्र सिंह बाहुबली, जो बाहुबली था, वो गोले को जो फेंकता था बेटा, तो जितने भी आगे जितने भी उसकी प्रजा थी, प्रजा को सामने करके जो दुश्मन था उसका खड़ा था, अब प्रजा के पैर में एक डंडी फेंक देता है और प्रजा सारी झुक जाती है, फिर उसके बाद फटाक से सबका सर धड़ सड़क कर देता है ऊपर जो खड़े रहते हैं।
तो इस तरह यह घटना देखकर जो महिष्मती रानी होती हैं बहुत खुश होती हैं, और इससे वो खुश होने के बाद जो आपके बाहुबली होते हैं इनको राजा बना दिया जाता है। तो राजा बनने के जो राजा होते हैं उनके अंतर्गत एक अलग से ही कह लीजिए कि जज्बा होता है, एक तरह से प्रजा की भी रक्षा करें और सेनाओं को भी, मतलब जो दुश्मन है उससे उसको भी काटे पीटें, मतलब उसको भी, उससे भी युद्ध कर लें आसानी से जब ऐसी सिचुएशन बने तो इस घटना को देखकर आपको यह समझना चाहिए बेटा कि जो आधार सिंह था अब वो भी तैयार हुआ, अब चल गए लड़ाई करने, अब लड़ाई शुरू हो गई है। अब जो आसफ खां है ना उसको भागने का रास्ता नहीं मिला। अब यहाँ से जब यह हारता है तो सीधे अकबर के पास जाता है और अकबर से बोलता है कि भैया वो रानी नहीं है, वह लेडीज नहीं है, वह फीमेल नहीं है, वो एक महान योद्धा है, महान योद्धा है जिसको हमें गर्व होना चाहिए बेटा कि ऐसी महिलाएं हमारे देश में आई हैं और आती रहेंगी। जैसा आप देख रहे हैं ना, कोई भी गेम उठा लीजिए उसमें देखिए कितनी मतलब कि पावरफुल महिलाएं हैं बेटा। आज जो हमारा रोशन हो रहा है नाम ना हमारे देश का, होना चाहिए, खैर आप लोग भी रोशन करोगे, है ना। अब देखिए अकबर का हालत खराब हो जाता है, अब अकबर की हर तरफ से बेइज्जती होने लगती है। अकबर यह सोचता है कि एक महिला से हम हार गए, एक औरत से हम हार गए भैया। सारे जितने भी, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का एक तरह से कह लीजिए जो राजा था ना पूरे भारत में, तो जितने भी आसपास के राजा महाराजा थे ना, अब इसका थू थू मैं करने लगे, अब इसकी फटने लगी। जब इसकी फटने लगती है बेटा तो ये दूर दूर से जो विदेश में जो लड़ाकू होते हैं, तोपची होते हैं, अलग अलग से अस्त्र शस्त्र सब मंगाने लगा एक रानी को मारने के लिए, एक फीमेल को मारने के लिए, है ना। क्योंकि इसका तो पूरा अच्छे तरीके से हिल गया था पूरा ना अंदर का। फिर अब यह क्या काम करता है, फिर आता है, फिर भेजता है अशरफ खां को कि जाओ, आसफ खां को बेटा फिर जाओ लड़ाई करो। अब इस बार तो उसका मतलब कि जो आधार सिंह होते हैं इनका पूरी तरीके से मतलब कि दिमाग सटक जाता है। अब यह रानी का हाथ पांव जोड़ने लगते हैं कि अब इस बार आप सिलेंडर बोल ही दीजिए रानी जी। लेकिन रानी कहाँ, रानी तो योग्यतापूर्ण थी बेटा, सैन्य शक्ति इनके पास पावरफुल था, पूरा विश्वास था, मतलब कि एक तरह से जुनूनी थी, है ना। बस इस बार फिर आधार सिंह को बात को ये नहीं मानती हैं और सलाह देती हैं आधार सिंह को, है ना, सलाह देती हैं कि हमारे साथ चलना है चलिए, नहीं तो मत चलिए। बस इसी बात को वो अपने आप खुद से घोड़े पे चटकती हैं या फिर कहिए हाथी पे बैठती हैं। हाथी पे बैठने के बाद निकल जाती हैं लड़ाई पे। हाथी पे बैठने के बाद लड़ाई पे ज्यों निकलती हैं त्यों उनके पीछे पीछे सारे सैनिक निकल जाते हैं। इस बार क्योंकि इस बार जो अकबर का जो सेना था बेटा वो काफ़ी सुसज्जित होकर आया था और इस बार उसके पास तोपची थे अच्छे अच्छे। वो चाहते तो रानी को एक झटके में उड़ा सकते थे, लेकिन रानी का जो दिमाग था बेटा ना वो केवल तोपचियों पे था। उनके जो तोपची थे उनको मारने पे उनका निशाना था और उन्हीं को मारती थी, सबको उलाट देती थी मार के। अब क्या काम हुआ, तो यह सोचती थी कि अगर तोपची जिंदा रहे तो हमारे सेना में काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, है ना। तो इस तरह सारे तोपचियों को उड़ा दी और इस बार फिर हार हुआ, फिर हारा अशरफ खां बेटा, क्या नाम था इसका, आसफ खां, फिर हारा और इस बार फिर भागा वो अकबर के पास। अकबर इस बार तो सटक गया, अकबर का दिमाग सटक गया। लेकिन होता है ना, घर का वेदी ही लंका ढाता है बेटा। रानी जब धुआंधार काट रही थी, एक तरह से कह लीजिए कि इस सबको समझे में नहीं आता था। मतलब यह आसफ खां जो था ना अकबर से जाके बोला भैया वो अलग ही मिट्टी से बनी हुई है, हमको समझ में नहीं आ रहा है भैया कौन मिट्टी से बनी हुई है, कहाँ की मिट्टी से बनी हुई है। उसका पूरा हिल गया, ससुरा भागते भागते गया अकबर के पास, अकबर को बोला। लेकिन इससे पहले एक घटना घट चुका था बेटा। जो इसका मंत्रिमंडल था रानी का ना, रानी दुर्गावती जी का एक मंत्रिमंडल था, मंत्रिमंडल से ही एक मंत्री जाता है, उसका नाम था बेटा, कोई मंत्री जाता है और आसफ खां को इसका पूरा भेद बता देता है ना। भेद बताने के बाद जो रानी की सारी भेद होती है, सारे जगह जो छुपी हुई दास्ता होती है, सब कुछ उसको पता चल गया। अब इस बार आसफ खां आता है, बताकर नहीं आता है, इस बार आता है और लड़ाई छेड़ देता है। रानी जी फिर अपना घोड़े पे बैठती हैं। अब कह लीजिए इस बार क्या होता है, जब वो अचानक आता है तो रानी पूरे तरीके से तैयार तो नहीं हो पाती हैं। जो उनका बेटा होता है बेटा, उनके बेटे का क्या नाम होता है बताइए, वीर नारायण। वीर नारायण, वीर नारायण, वीर नारायण के संरक्षण में वो अपने आधे से ज्यादा सेना छोड़ के चली जाती हैं और आधार सिंह को भी इसकी रखवाली के लिए छोड़ जाती हैं। आधार सिंह से बोलती हैं हमारे बेटे की रक्षा करिएगा, इनको घोड़े पे बैठाकर, मतलब एक राजा थे ना, अभी वयस्क तो हुए नहीं थे, अभी इनके एज भी कम थी, तो जिससे कि इनकी रक्षा के लिए वो आधे से ज़्यादा सेना छोड़ जाती हैं और अपने निकल जाती हैं एक टुकड़ी लेकर और काटते पीटते हुए निकल जाती हैं बेटा, छांटते हुए सबको, न आओ देखी न ताव देखी, और सबको उड़ाते हुई, मतलब काफ़ी देर तक जब लड़ाई करते करते एक इनका मंत्री आता है, आधार सिंह आता है इनके पास और बोलता है चलिए वीर नारायण से मिल लीजिए। वीर नारायण अपनी आखिरी घड़ी पर हैं, उनकी मृत्यु होने वाली है, उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं, अब वो नहीं बचेंगे। तो रानी दुर्गावती पता है क्या बोलती है अपने बेटे के लिए, यह बोलती हैं कि जाकर उनसे बोल दीजिए, अब हमारा देखिए हमारा रोंगटा खड़ा हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब कि
पावरफुल थी बेटा, उनके मन में इतना ज़्यादा विश्वास था, उत्तेजना थी। देखिए अपने बेटे से मिलने नहीं जा रही हैं, उनका बेटा अब घायल है, इस कदर अब मरने ही वाला हो, मतलब कि अपना अब कलेजे बलिदान देने वाला ही है, लेकिन फिर भी एक माता के दिल पत्थर रखे बेटा। इतना ज़्यादा बोलने वाली, इतना मतलब कि यह बात बोलने वाला मतलब बहुत कम ही माता होंगी कि अपने बेटे के लिए यह बात बोलेंगी। इन्होंने क्या बोला कि बोल दीजिए अपने हमारे बेटे से कि अब हमारा और उनका मिलन स्वर्ग लोक में ही होगा। इतना सुनकर आधार सिंह रो देता है। अब इसका रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है, यह जा ही नहीं पाता है बेटे के पास और इसका रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है आधार सिंह का। रानी दुर्गावती यह देखकर और जोर से काटने पीटने लगती हैं और जोर से अपने दोनों हाथ में तलवार लेकर काटना पीटना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन अचानक से एक तीर आता है और इनकी आंख में धंस जाता है। इतने पे ही आसफ खां खुश हो जाता है बेटा। आसफ खां जो सूबेदार होता है अकबर का, वो खुश हो जाता है। खुश होने के बाद यह संदेशा तुरंत भिजवा देता है कि अब हमारी जीत हो गई। लेकिन रानी को अब बंदी बनाने की बात हो गई। रानी को बंदी बनाना लोग चाहते थे क्योंकि अकबर के हरमदल में साबित करना चाहते थे, है ना। लेकिन रानी भी चालाक थी बेटा। रानी अपने आप को अपने सीने में खंजर भोंक लेती है और अपना उसी में बलिदान दे देती हैं। तो रानी की मृत्यु कब होती है आपसे पूछा जाए तो बता देंगे 24 जून 1564 को बेटा, 1564 को। लेकिन अकबर का जो कार्यकाल होता है अभी चलेगा 1605 तक, है ना। अभी तो अकबर बहुत ज़्यादा, यही कहते हैं लोग ना, अकबर कहाँ महान था। बताइए इतनी बातें सुनने के बाद आपको लगता है अकबर महान था। इतनी पूरी कहानी थी। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में। आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और इससे कुछ सीखिए, मोटिवेट होइए, जिससे आप भी आगे बहुत चीज़ कर सकते हैं बेटा। डीमोटिवेट तो मत हुआ करिए आप, है ना। आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और यहाँ से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने भाइयों को बताइए, स्टेटस लगाइए यह चीज़। अगर मैम से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको, जैसे कि मैम ने कल दिया था आपको, लाइव क्लास ली थी ना, आप उसको देखे होंगे तो अच्छी बात है। वहाँ से अगर आप कुछ प्रेरणा लेते हैं तो अच्छी बात है बेटा। बौखलाया ना करें आप, जो भी होगा सामने होगा और देखा जाएगा जी आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल चिल रहा करिए, पढ़ाई करिए, बस मस्त रहिए, ठीक है। लेकिन पढ़ाई से दो राय नहीं होना चाहिए। यह होना चाहिए कि अभी तो एग्जाम नहीं हो रहा है, अभी रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। अब यह ना सोचा करिए कि आप जब आएगा एग्जाम का मतलब कि हमारा सेकंड ईयर का रिजल्ट, तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक हो सकता है देर हो जाए, हो सकता है एग्जाम तुरंत ले ले, क्योंकि अभी सेशन समाप्त होने वाला है ना, 6 फरवरी तक सेशन समाप्त होने वाला है आपका। तो सेशन समाप्त होने के बाद देख रहे हैं पीएनपी वगैरह पे धरना वगैरह होगा और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उसके बाद टेट वगैरह का फॉर्म वगैरह आएगा। टेट का फॉर्म वगैरह मैम से पता करें, मैम तो पता ही होंगी आपको ना, अप्रैल वगैरह में शायद पेपर होगा। अप्रैल, कुछ कहा नहीं जा सकता, पहली बार इतना मान लीजिए, कुछ कहा नहीं जा सकता कब एग्जाम होगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई से कोई भी बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी करिए आप, लेकिन पढ़ाई मोस्ट बेटा, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा समय दिया जाता है, फ्री क्लासेस दिए जाते हैं, आप इसका लाभ उठाइए और अच्छे तरीके से अपने लग जाइए, ठीक है ना। आप भी लड़कियों से बोलेंगे भैया आप भी दुर्गावती हैं रानी दुर्गावती, ठीक है। इतनी साहस आपके अंदर भी है। आप भी अपने मम्मी पापा का एक मोटिवेट हो, मतलब पावर हो, ठीक है। मम्मी पापा चाहते हैं ना मेरी बेटी कुछ करके दिखाए। शादी वादी तो होगा जी, शादी वादी कुछ नहीं है। आप अच्छे तरीके से पढ़िए और लड़के भाई तो करना है उनको, अपने कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं आज ही से लग जाइए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, चिल करिए और अपना ध्यान दीजिए। चैनल का भी ध्यान दीजिए। आप लोग चैनल पे शेयर ही नहीं करते हैं भैया, शेयर करिए थोड़ा सा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं। अब देखिए इस बार हम आएंगे, अगर आप बोलेंगे, आपको कमेंट आना चाहिए रानी चांद बीबी। अगर चांद बीबी के बारे में अगर आपको पता करना मतलब जानना हो तो बताइएगा। चांद बीबी के नाम से, चांद बीबी के लिए एक वीडियो बना देंगे। इसके बाद अकबर के लिए, अकबर का जो युद्ध हुआ था सारा, एक वीडियो और आएगा। अगर आप चाहते हैं तो अकबर का 2 वीडियो और बना देते हैं, जिससे आप किसी भी एग्जाम में बैठें सब कुछ क्लियर करके आएंगे। इसके बाद अकबर के बाद आपका कौन आ जाते हैं, जहांगीर। जहांगीर पे एक वीडियो आएगा, फिर उसके बाद शाहजहां पे एक वीडियो आएगा, औरंगजेब पे एक वीडियो आएगा, है बेटा। इसके बाद कहेंगे तो एक वीडियो बना देंगे उत्तर मुगल काल पे। उत्तर मुगल काल का नहीं पढ़ना है, बाय द वे, अगर आप पढ़ेंगे तो बताइएगा। हम अपने हिसाब से चलें या आप कुछ हमको राय देंगे, ये भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप एक काम करिएगा, एक आपको होमवर्क देते हैं हम। आप ना कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो आपके जितने भी हमने मुगल काल बताया है आपको, सबका समय पीरियड लिखेंगे, सबका समय पीरियड सभी लोग लिखेंगे। देखते हैं कितने बच्चे लिखते हैं सबका टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे अकबर का, जैसे बाबर का कब 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 तक था, फिर अकबर के बाद, बाबर के बाद आपका हुमायूं आता है, हुमायूं का कब से कब तक था, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है आपका अकबर का, फिर शाहजहां का, सॉरी जहांगीर का, फिर शाहजहां का, फिर औरंगजेब का। इस तरह सबका आप टाइम पीरियड लिखेंगे। देखते हैं कितने बच्चों को याद है ना। और एक चीज़ लिखेंगे, एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन आपके लिए है, बाबर के पास कितने पुत्र थे, यानी कि हुमायूं के कितने भाई थे, है ना। सारा लिखेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, यही आशा है। धन्यवाद।